नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान अम्पन से निपटने के उपायों की समीक्षा की। चक्रवाती तूफान ने सुपर साइक्लोन का रूप लिया। मछुआरों को उत्तरी बंगाल की खाड़ी के साथ पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के तटीय इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी गई। कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 38% से ज्यादा हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जांच की संशोधित कार्यनीति जारी की। दिल्ली सरकार ने बस, टैक्सी, कैब, ऑटो और ई-रिक्शा को कुछ शर्तों के साथ चलाने की अनुमति दी। दुकानें ऑड इवन आधार पर खुलेंगी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के बचे हुए विषयों के लिए 1 से 15 जुलाई तक परीक्षाएं होंगी। और भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में यूरोपीय संघ द्वारा पेश प्रस्ताव का समर्थन किया। इसमें कोरोना वायरस संकट की निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग की गई है। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अम्पन से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल एनडीआरएफ ने तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों से लोगों को निकालने की योजना के बारे में प्रस्तुति भी दी। बल के महानिदेशक ने बताया कि एनडीआरएफ ने 25 टीम तैनात की हैं, जबकि 12 टीमें तैयार रखी गई हैं। देश के विभिन्न भागों में एनडीआरएफ की 24 टीमें आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। बाद में प्रधानमंत्री ने सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार पीके सिन्हा, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सुपर साइक्लोन अम्पन बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य और आसपास के दक्षिण मध्य क्षेत्र से होता हुआ उत्तर की ओर बढ़ गया है। तूफान पिछले 6 घंटे से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा है। तूफान आज दोपहर बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी मध्य और आसपास के दक्षिणी मध्य क्षेत्र में केंद्रित था। कुछ समय बाद इसके उत्तर की ओर बढ़ने की पूरी संभावना है। 20 मई की शाम तक ये अत्यंत गंभीर रूप लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट को पार कर जाएगा। इस दौरान 165 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है। तूफान के कारण तटीय ओडिशा के कई क्षेत्रों में हल्की से सामान्य वर्षा हो सकती है, जबकि कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की आशंका है। पश्चिम बंगाल के गांगेय तटीय जिलों में कल कई स्थानों पर हल्की से सामान्य और कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है। असम और मेघालय के पश्चिमी जिलों में कई स्थानों पर 21 मई को हल्की से सामान्य जबकि कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मछुआरों को बृहस्पतिवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने चक्रवाती तूफान अम्पन को देखते हुए राज्य के तटीय जिलों के प्रशासन को सभी एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बताया कि उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना तथा पूर्वी मिदनापुर जिलों के निचले इलाकों से लोगों को बचाव उपायों के कारण निकाला जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य प्रशासन 24 घंटे स्थिति पर निगरानी रख रहा है। चक्रवाती तूफान अम्पन के मद्देनजर तटवर्ती जिलों के निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई है। सुंदरबन में बाढ़ केंद्रों और स्वागर द्वीप, पाथर प्रतिमा, नमखाना के स्कूलों में सामाजिक दूरी के मानदंड के अनुसार और स्थान को सैनिटाइज करके बचाए गए लोगों को रखने का प्रबंध किया गया है। तटरक्षक बलों और एनडीआरएफ की टीमों को सतर्क कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तटीय जिलों में सिंचाई और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। उधर ओडिशा सरकार ने संभावित चक्रवात से निपटने के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
उम्पुन अति भयंकर समुद्री तूफान का रूप धारण करने के बाद ओडिशा सरकार ने प्रभावित होने वाले जिलों में लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप जेना ने बताया कि प्रभावित होने वाले प्रत्येक जिले में एनडीआरएफ, ओड्राफ, बिजली विभाग की टीम, अग्निशमन विभाग आदि को तैनात रखा गया है। निचले इलाके में कच्चे मकान, छप्पर के मकान में रहने वाले लोगों को आश्रय स्थल में चले जाने के लिए अनुरोध करने के साथ साथ उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को अस्पताल में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जा रही है। आश्रय स्थल को जाते समय जरूरी कागजात जैसे जमीन के कागजात, गहने, गाड़ी के कागजात साथ ले जाने के लिए लोगों को सरकार की तरफ से हिदायत दी गई है। इसके साथ ही रेडियो और टॉर्च साथ रखने को कहा गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की पहले से ही सलाह दी गई है। इति श्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। चक्रवात के कारण भुवनेश्वर नई दिल्ली भुवनेश्वर वातानुकूलित विशेष रेलगाड़ी 4 दिन परिवर्तित मार्ग पर चलेगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि भुवनेश्वर से 19 से 22 मई के बीच चलने वाली रेलगाड़ी तथा नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी 18 से 21 मई के बीच अपने परिवर्तित मार्ग पर चलेंगी। ये रेलगाड़ी भुवनेश्वर, अंगुल, संबलपुर, सिटी, झारसुगुड़ा, राउरकेला, टाटा से भद्रकालेश्वर, हिजली मार्ग से होकर गुजरेगी। पूर्वी तटीय रेलवे तूफान संबंधी गतिविधि पर नजर रख रही है। बांग्लादेश में मौसम विभाग ने मोंगला और पयारा बंदरगाहों पर खतरे का स्तर बढ़ाकर 7 कर दिया है। चक्रवाती तूफान अम्पन के बंगाल की खाड़ी में 5वीं श्रेणी के तूफान का रूप लेने के बाद ये फैसला किया गया है। 5वीं श्रेणी का तूफान सबसे खतरनाक तूफान होता है, जिसमें 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर 38.29% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से कुल 36,824 रोगी स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 3,029 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,715 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर भारत में संक्रमित लोगों की संख्या करीब 7.1 है, जबकि विश्व में 1 लाख की आबादी पर लगभग 60 लोग संक्रमित हैं। स्पेन में 1 लाख की जनसंख्या पर 494, अमेरिका में 431, इटली में 372, जर्मनी में 210, ब्रिटेन में 361 और फ्रांस में 209 लोग संक्रमित हैं। केंद्र सरकार कोविड-19 पर नियंत्रण, रोकथाम और प्रबंधन के लिए अत्यधिक सक्रिय नीति सहित विविध प्रकार का दृष्टिकोण अपना रही है। कोविड-19 प्रबंधन के प्रयासों की उच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 जांच की संशोधित कार्यनीति जारी की है। पिछले 14 दिन में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हों। प्रयोगशाला में संक्रमण की पुष्टि वाले मरीजों के संपर्क में आए और संक्रमण के लक्षण वाले सभी व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी। एक रिपोर्ट। आईसीएमआर की नई कार्यनीति के अनुसार कोविड-19 पर नियंत्रण के कार्य से जुड़े उन सभी डॉक्टरों और अन्य कर्मियों की जांच की जाएगी जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हों। सांस की गंभीर बीमारी का सामना कर रहे लोगों की भी कोविड-19 जांच की जाएगी। वहीं 5वें दिन से 10वें दिन के बीच संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आए ऐसे व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी जिन्हें ज्यादा जोखिम की आशंका है और संक्रमण के लक्षण नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में सांस की गंभीर बीमारी, 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बुखार और खांसी से पीड़ित उन सभी व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी जिनमें संक्रमण के लक्षण नजर आ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती रोगियों में संक्रमण के लक्षण दिखने पर उनकी जांच की जाएगी। अपने घरों की ओर वापस लौट रहे सभी ऐसे व्यक्तियों और प्रवासियों की बीमारी के 7 दिन के अंदर कोविड-19 जांच की जाएगी जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई देंगे। वहीं आईसीएमआर ने साफ किया है कि जांच के अभाव में किसी भी आपात प्रक्रिया में देरी नहीं की जाएगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का कुछ और रियायतों के साथ चौथा चरण आज से शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय ने कल इसकी अवधि 14 दिन बढ़ाकर 31 मई तक करने की घोषणा की थी। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन से देश में कोविड-19 का फैलाव रोकने में काफी मदद मिली है। चौथे चरण में पिछले चरणों के मुकाबले कई और रियायतें दी गई हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला, सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन 3 अलग अलग जोन में बांट सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने उन सभी गतिविधियों की सूची जारी की है जिन पर अगले 14 दिनों तक रोक रहेगी। चिकित्सा या सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बंद रहेंगी। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उड़ान संचालन जैसे कि वंदे भारत मिशन परस्पर रूप से संचालित किए जा सकेंगे। श्रमिक स्पेशल, अन्य विशेष ट्रेन, पार्सल और मालगाड़ियों को छोड़कर रेलवे की अन्य यात्री सेवाएं भी अभी स्थगित रहेंगी। मेट्रो ट्रेनों के परिचालन को भी लॉकडाउन के चौथे चरण में शुरू नहीं किया गया है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी देश भर में बंद रहेंगे। लोगों को रेस्टोरेंट, होटल या किसी भी अन्य आतिथ्य सेवा के लिए बाहर जाने से पहले अगले 14 दिनों तक कम से कम और इंतजार करना होगा, क्योंकि ये सेवाएं भी लॉकडाउन के चौथे चरण में बंद रखी गई हैं। आवश्यक सेवाओं के अलावा रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी के लिए 31 मई तक लागू रहेंगे। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई व्यापक छूट के बावजूद राज्य सरकारें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में उल्लिखित प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं कर सकती। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकारें अपने आकलन के आधार पर कुछ एक कार्यों को प्रतिबंधित कर सकती हैं। श्री भल्ला ने राज्यों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि नए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि चौथे लॉकडाउन को देखते हुए दिल्ली में नाई की दुकान, स्पा और सैलून, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शहर में परिवहन सेवाएं व्यक्तिगत दूरी के निर्देश का पालन करते हुए चलाई जाएंगी। बसों में अधिकतम 20 यात्रियों को सवार होने की अनुमति दी गई है। टैक्सी और कैब में केवल 2 यात्री, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा में सिर्फ 1 यात्री की ही अनुमति दी गई है। दोपहिया वाहन में पीछे यात्री को बैठने की अनुमति नहीं है। निर्माण गतिविधियों को अनुमति दी गई है, लेकिन इनमें वही श्रमिक काम करेंगे जो दिल्ली में ही रहते हैं। बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन दुकानें ऑड इवन आधार पर खोली जाएंगी। एक रिपोर्ट। दिल्ली में कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने के साथ ही दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। वहीं आवश्यक सेवा से संबंधित कार्यों के अलावा लोगों को शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी। कैब संचालकों को कार पूलिंग की भी अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट खुलेंगे और उन्हें सिर्फ होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी। शादी विवाह जैसे समारोह में केवल 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राजस्थान सरकार ने चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा कल जारी किए गए दिशा निर्देशों के बाद जयपुर सहित राज्य के विभिन्न शहरों में कई बाजारों में दुकानें खुली। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि विशेष बसों और रेलगाड़ियों से प्रवासी मजदूरों की आवाजाही जारी है। प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए आज भी राज्य से कई विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां रवाना हो रही हैं। पाली से आज विशेष रेल वाराणसी के लिए रवाना हुई है। उदयपुर से आज 2 रेलगाड़ियां 2500 से ज्यादा प्रवासियों को लेकर बिहार के कटिहार और झारखंड के डाल्टनगंज के लिए रवाना हुई है। पाली से लगभग 1500 श्रमिकों को लेकर एक रेलगाड़ी हावड़ा के लिए निकल गई है। केरल से लगभग 1500 राजस्थानी प्रवासियों को लेकर एक रेलगाड़ी सवाई माधोपुर पहुंची है। राजस्थान के विभिन्न जिलों से प्रवासी श्रमिकों को बसों द्वारा भी पड़ोसी राज्यों में भेजा जा रहा है। इस बीच वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले प्रवासी राजस्थानियों के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट को चिन्हित किया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बिहार में देश के विभिन्न भागों से अब तक करीब 5 लाख प्रवासी श्रमिक अपने अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच गए हैं। 1 लाख से अधिक श्रमिक सड़क मार्ग से पहुंचे। परिवहन आयुक्त संजय अग्रवाल ने बताया है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही 505 रेलगाड़ियां 26 मई तक पहुंच जाएंगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि 18 राज्य सरकारों के साथ बातचीत के बाद 8 लाख से अधिक फंसे श्रमिकों को लाने के लिए 825 रेलगाड़ियों की व्यवस्था की गई है। आगामी दिनों में 50 से 60 रेलगाड़ियां रोजाना आएंगी।
बिहार में वंदे भारत मिशन के चौथे चरण के तहत कनाडा और ब्रिटेन में फंसे 41 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का पहला विमान आज तीसरे पहर गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। इन यात्रियों में 28 बिहार और 13 झारखंड से हैं। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब तक 6 उड़ानें निर्धारित की गई हैं। इन विमानों को इस महीने की 24 तारीख तक आना है। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में बांग्लादेश में फंसे 159 भारतीयों को लेकर आज विमान कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। लॉकडाउन के कारण ये यात्री बांग्लादेश में फंस गए थे। कोलकाता पहुंचने के बाद इन यात्रियों की चिकित्सा जांच की गई और इन्हें संगरोध में रखा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान अम्पन से निपटने के उपायों की समीक्षा की। चक्रवाती तूफान ने सुपर साइक्लोन का रूप लिया। मछुआरों को उत्तरी बंगाल की खाड़ी के साथ पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के तटीय इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी गई। कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 38% से ज्यादा हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जांच की संशोधित कार्यनीति जारी की। दिल्ली सरकार ने बस, टैक्सी, कैब, ऑटो और ई रिक्शा को कुछ शर्तों के साथ चलाने की अनुमति दी। दुकानें ऑड इवन आधार पर खुलेंगी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के बचे हुए विषयों के लिए 1 से 15 जुलाई तक परीक्षाएं होंगी। और भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में यूरोपीय संघ द्वारा पेश प्रस्ताव का समर्थन किया। इसमें कोरोना वायरस संकट की निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 64वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के जरिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। लोग 1800-117800 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम तथा माई जीओवी पर भी लिखकर भेज सकते हैं। लोग 1922 डायल करके एसएमएस में प्राप्त लिंक के माध्यम से भी अपना सुझाव दे सकते हैं। सुझाव इस महीने की 25 तारीख तक दिए जा सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि वे भाजपा कार्यकर्ताओं को अनुचित रूप से निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में ये दल सत्ता में हैं, वहां कोविड-19 संकट से निपटने के ढंग की सोशल मीडिया में आलोचना पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के बाकी बचे हुए विषयों के लिए परीक्षा की तिथियां आज घोषित कर दी हैं। बोर्ड ने उत्तर पूर्वी दिल्ली की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की पुनर्निर्धारित तिथियां भी घोषित कर दी हैं। परीक्षाएं आगामी 1 से 15 जुलाई के बीच कराई जाएंगी। सीबीएसई ने परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वो सभी परीक्षा के दौरान व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क पहनेंगे और अपने पास सैनिटाइजर रखेंगे। मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक कक्षा एक चैनल देश के कोने कोने में उत्कृष्ट शिक्षा को सुगम और सुलभ कराएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से उत्कृष्ट शिक्षा समान रूप से उपलब्ध होगी और आने वाले समय में समग्र नामांकन अनुपात सुधरेगा। श्री निशंक ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मानव पूंजी में निवेश करना राष्ट्र की उत्पादकता और समृद्धि में निवेश करने के समान है। महाराष्ट्र में मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1000 बिस्तरों की सुविधा वाला कोविड-19 केंद्र आज मुंबई महानगर निगम बीएमसी को सौंपा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश का 1000 बेड की सुविधा वाला कोविड-19 केंद्र आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों मुंबई महानगर निगम बीएमसी को सौंपा गया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एमएमआरडीए द्वारा बनाया गया ये इस तरह का पहला केंद्र है। केवल 2 हफ्ते के भीतर रिकॉर्ड समय में ये केंद्र बनाया गया है और इसमें 500 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है तथा एक पैथोलॉजी लैब और अन्य सुविधाएं भी है। इससे पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा से कोविड-19 प्रतिबंध के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा
बातचीत की और अन्य उपायों की उनसे जानकारी ली। बीएसटी की 70 मिनी बसें आज मुंबई की सड़कों पर एम्बुलेंस के रूप में उतारी गई। इन बसों में कुछ सुधार करके उन्हें एम्बुलेंस बनाया गया है। मुंबई में बीएसटी के कर्मियों ने बेस्ट कृति समिति के हड़ताल के नारे को नजरअंदाज करते हुए आकस्मिक सेवा के कर्मियों के लिए बसों का परिचालन करके अपने कर्तव्य का पालन किया। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में अब एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज न होने के कारण ये जिला कोरोना मुक्त जिला बन गया है। हालांकि राज्य के पुलिस बल में अब तक 1273 पुलिसकर्मी कोविड-19 से संक्रमित है। पुलिस बल की मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर से भेजी सीएपीएफ की 10 कंपनियां राज्य में दाखिल हुई है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने अमिताभ गुप्ता को फिर से काम पर लौटने के लिए कहने पर राज्य सरकार की आलोचना की है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अमिताभ गुप्ता वही अधिकारी हैं जिन्होंने यस बैंक और डीएचएफएल धोखाधड़ी मामले में आरोपी वधावन परिवार को लॉकडाउन के दौरान महाबलेश्वर यात्रा की अनुमति दी थी। गृह विभाग ने प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता को वधावन परिवार को अनुमति पत्र जारी करने के कारण अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की सीमाओं पर फंसे प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के सभी प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सीमाओं पर रुके प्रवासी कामगारों को भोजन, आश्रय और सभी प्रकार की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में ये प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रवासी मजदूर को ट्रक से दोपहिया वाहन पर या फिर पैदल नहीं जाना पड़ेगा और सरकार उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम करेगी। परिवहन विभाग के अधिकारी बसों के सैनिटाइजेशन और उनमें सैनिटाइजर की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रवासी मजदूर से किसी भी चीज के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रमुख चौराहों और एक्सप्रेसवे तथा हाईवे पर मौजूद टोल प्लाजा पर मजदूरों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी रात में सघन पेट्रोलिंग करेंगे ताकि किसी भी प्रवासी मजदूर को ट्रक में या फिर पैदल यात्रा न करनी पड़े। इस बीच वंदे भारत मिशन के तहत लंदन से 82 भारतीयों को लेकर विशेष उड़ान आज शाम वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच गई। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस बीच राज्य सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से उन 1000 बसों और उसके कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है जिससे प्रवासी कामगारों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रियंका वाड्रा ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रवासी कामगारों को ले जाने के लिए 1000 बसें देने का प्रस्ताव किया था। सोशल मीडिया में एक महिला के बारे में फर्जी वीडियो दिखाया जा रहा है। वीडियो में दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान ये महिला अपने शिशु के साथ रेलगाड़ी के 2 डिब्बों को जोड़कर बैठकर यात्रा कर रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो बहुत पुराना बांग्लादेश का वीडियो है। भारत का इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य और शिक्षाविद कमाल फारूकी ने लॉकडाउन का विस्तार सही दिशा में उठाया गया कदम है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष फारूकी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार रमजान के अंतिम शुक्रवार जुमात उल विदा और ईद उल फितर की नमाज अदा करें। गवर्नमेंट ने 31 मई तक लॉकडाउन को और एक्सटेंड किया है। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही कदम है और खुसूसी तौर पर मुसलमानों से दरख्वास्त है कि जिस तरह से आपने इससे पहले तमाम मजहबी जितने भी आपके अरकान थे उसको पूरा किया, बिल्कुल उसी तरह से आप कैसे हालात के अंदर हमको किस तरह से करना चाहिए मामलात को। ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी, घर में अगर लोग बाग हैं तो उसके तरीके बतलाए गए हैं। ईद की नमाज आप किस तरह से घर पर अदा करिए। किसी किस्म की भी कहीं हमको बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अगर मिलना है तो मिले, वरना कोशिश कीजिए कि कहीं किसी से मुलाकात ना हो। और ये एक सख्त टाइम है पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ये जितनी जल्द भी ये बीमारी खत्म हो। लॉकडाउन के दौरान किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपने खाते में सम्मान निधि प्राप्त होने से कृषक रामनाथ खुश हैं। मैं रामनाथ पांडे, मैं गांव का एक किसान हूं। बिंजी गांव हमारा घर है, रामपुर पंचायत सोढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत। मुझे किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपया मेरे खाते में प्राप्त हुआ है। पहले हम कभी किसान सोचे नहीं थे कि किसान के लिए भी सरकार कोई योजना चलाएगी इस तरह की कि डायरेक्ट उनके खाते में सम्मान के रूप में कुछ राशि आएगा। और जब पहली बार मेरे खाते में 2000 रुपया आया तो मुझे लगा कि सरकार अब किसान के लिए भी चिंता कर रही है।
फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय ने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ जंग को मिलकर मात देने की अपील की है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सारी दुनिया में एक बहुत ही डेंजरस जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस पूरी तरीके से फैल गई है। ये एक जंग है दोस्तों, और हमें ये जंग लड़नी है, मिलकर लड़नी है और जीतनी है। हमें जंग तभी जीत पाएंगे जब हम एक दूसरे का साथ देंगे और गवर्नमेंट का साथ। गवर्नमेंट चाहती क्या है आपसे? सफाई, सोशल डिस्टेंस, एक दूसरे से दूर रहें, 4-5 लोग मिलकर पार्टियां ना करें, सिर्फ इतनी सी बात। भारत ने दुनिया भर में कोरोना वायरस संकट के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिक्रिया की जांच कराने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का समर्थन किया है। प्रस्ताव में कोविड-19 से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से सीखे गए सबक और अनुभव की जल्द से जल्द समीक्षा के लिए निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच की बात कही गई है। कुल 120 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। जाने माने मनोचिकित्सक और परामर्शदाता डॉ अवधेश शर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकता है। श्रोता फोन नंबर 011-2331-4444 पर और 1800-115767 पर कॉल कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वृद्धावस्था चिकित्सा विभाग के डॉ प्रसून चैटर्जी ने आकाशवाणी से बातचीत में वरिष्ठ नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह दी है। सीनियर सिटीजन को एक्सरसाइज करते रहना है, चाहे वॉकिंग हो, चाहे रेजिस्टिव ट्रेनिंग हो, चाहे योगा हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, और खुश रहना है। आपको ये नहीं समझना है दिस टर्म इज नॉट एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग। आप वर्चुअल वर्ल्ड में मोबाइल हो जाए, कंप्यूटर के थ्रू अपने रिश्तेदार से बात करते रहे। अननेसेसरी घर के बाहर मत जाइए, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कंपेरेटिवली यंग एज के मुताबिक वीक है। कम कम खाइए, बार बार खाइए, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स खाइए, क्योंकि उससे आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगी। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और पारा 34 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का अनुमान है। दक्षिण की ओर चलें तो चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की बौछार भी हो सकती है। तापमान 30 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। यहाँ पारा 24 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। उत्तर में जम्मू कश्मीर में मौसम के पूर्वानुमान पर नजर डालें तो जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री पर रहेगा। दोपहर के बाद रात तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इस क्षेत्र में धूल भरी आंधी के साथ ही हल्की बारिश की भी संभावना है। गिलगित में भी मौसम इसी प्रकार का बना रहेगा और आंशिक बादल छाए रहेंगे। तापमान 15 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। यहाँ पारा 15 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से चंद्रिका जोशी। जानी मानी गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करने के लिए जयतु भारतम गीत गाया है। जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु भारतम विश्व। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान अम्पन से निपटने के उपायों की समीक्षा की। चक्रवाती तूफान ने सुपर साइक्लोन का रूप लिया। मछुआरों को उत्तरी बंगाल की खाड़ी के साथ पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के तटीय इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी गई। कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 38% से ज्यादा हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जांच की संशोधित कार्यनीति जारी की। दिल्ली सरकार ने बस, टैक्सी, कैब, ऑटो और ई रिक्शा को कुछ शर्तों के साथ चलाने की अनुमति दी। दुकानें ऑड इवन आधार पर ही खुलेंगी।
सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के बचे हुए विषयों के लिए 1 से 15 जुलाई तक परीक्षाएं होंगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।